आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने फिजिक्स से तीसरा चैप्टर। फिजिक्स से तीसरा चैप्टर और एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, फिजिक्स से ये तीसरा चैप्टर है, लेकिन पूरे एनसीईआरटी के बुक से देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर आपका 10 है। ठीक है, ग्रेविटेशन। सबसे पहली बात कि जिस प्रकार से हम लोगों ने अपना फिजिक्स का 2 चैप्टर खत्म किया है, पहला मोशन, दूसरा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने उस 2 चैप्टर को खत्म किया है पूरी एकदम अच्छी तरीके से, है ना, उसी प्रकार से हम लोग इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। एकदम शुरू से लेकर अंत तक चलेंगे और हर एक प्रकार के न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और करेंगे भी। ठीक है, और फिर से हम वही बात आप लोगों को भी कहना चाहेंगे, ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन वाले सबको, कि चैप्टर बड़ा मजेदार है ग्रेविटेशन, है ना। ग्रेविटेशन चैप्टर है, बड़ा ही मजेदार है। और इस चैप्टर को पढ़ते वक्त एक एडवाइस आप लोगों से ये है कि इस चैप्टर को पढ़ते वक्त कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे तो वहीं पे नॉक करके पूछना है। ठीक है, आप लोग तो ऑफलाइन में है तो आप लोग पूछ लेंगे, आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, क्या कोई दिक्कत। चलिए, तो वही बात है जो हम बार बार कहते हैं कि चैप्टर को समझने से पहले थोड़ा बहुत इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। आगे चल के किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना। बहुत सारे बच्चे को जानने का मन होता है कि सर ग्रेविटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, है ना। हाँ, गुरुत्वाकर्षण, है ना। चलिए, तो इस चीज को ध्यान से सुनिए पहले और हर एक चीजों को समझते हुए चलिएगा। ठीक है, कहीं पर डाउट हो तो फटाक से पूछना है, ठीक ना। अब क्लास में ऐसा नहीं कि वो पूछ रहा है तो हम नहीं पूछेंगे, या फिर इतना बेसिक सा सवाल क्यों पूछा जा रहा है ना, ऐसा नहीं। डाउट रहेगा एग्जाम में तकलीफ आपको होगा, है ना। ऐसा नहीं कि इतना बेसिक सा सवाल पूछेंगे तो कोई हंस दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बच्चा है यहाँ पे, बहुत कम बच्चा है ना। हंस भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने मैनेज कर लेंगे हम लोग है ना। तो हंसने का बात नहीं है, शर्माने का बात नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए तो ग्रेविटेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। यदि लिखना चाहेंगे आप तो लिख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, खैर हिंदी वाले मीडियम आप तो है नहीं, खैर यदि जानना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ग्रेविटेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। अब शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग इतना कुछ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो आपके सामने है लिख पढ़ने वाले हैं। ये पहले से लिख इसलिए देते हैं ना क्योंकि थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाए, क्योंकि लिखने में समय लगता है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुनिए ध्यान से। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बड़ा मजेदार इंट्रोडक्शन है। आपने बचपन से पढ़ा है, आपने 6, 7, 8 और 9th में भी आपने पढ़ा जियोग्राफी में कि सूरज के यानी कि सन के चारों तरफ हमारा प्लैनेट घूमता रहता है, वो भी फिक्स ऑर्बिट पे। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि ये आपका सन है तो इसके बिल्कुल फिक्स ऑर्बिट पे आपका जो भी प्लैनेट है वही घूमता है ना। क्या ऐसा होता है कि कोई प्लैनेट उधर चला गया, घूम फिर के आएगा, फिर अपने रास्ते पे आके घूमेगा, या फिर अर्थ कभी ऐसा होता है कि अपने रास्ते से भटक जाए और पूरा एकदम घूम के आए, दोबारा अपने रास्ते पे आ जाए? ऐसा तो नहीं होता है। यानी कि ये यदि सन है तो इसके आजू बाजू आपका ऑर्बिट बना हुआ है, यानी कि एक इमेजिनरी लाइन बना हुआ है ना। उसी पे आपका प्लैनेट घूमता है, चाहे अर्थ का बात हो, मार्स का, जुपिटर का, नेपच्यून का, किसी भी प्रकार के प्लैनेट का बात हो, वो अपने प्लैनेट यानी कि वो अपने ऑर्बिट पे ही घूमता है। लेकिन आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर वो अपने ऑर्बिट पे ही क्यों घूमेगा? वो बाहर भी तो जा सकता है, या फिर सूरज से आके टकरा भी तो सकता है। वो एक ही जगह पे करोड़ों सालों से क्यों घूम रहा है? क्या रीजन है इसके पीछे? इसका रीजन आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो हम पहले ना आपके मन में सवाल क्रिएट करना चाहते हैं, कि आपके मन में पहले हम सवाल डालना चाहते हैं कि जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़े तो आप सवाल बार बार पूछे। तो पहला सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि सर हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि सन के चारों तरफ हमारा फिक्स ऑर्बिट पे प्लैनेट घूमता है, लेकिन कभी भी सन से आकर टकराता नहीं है, या फिर उस ऑर्बिट के बाहर भी नहीं जाता है। ऐसा क्यों, है ना।
तो ये जो मज़ेदार क्वेश्चन आपने अभी लिया, कैप्चर जो किया आपने, इस मज़ेदार क्वेश्चन का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, ये इस सवाल को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे उसके बाद आप बचपन से ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि धरती के चारों तरफ आपका क्या घूमता है? मून घूमता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सन के चारों तरफ आपका प्लैनेट घूमेगा, लेकिन उस प्लैनेट में से आपका एक प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है? मून घूमता है, लेकिन वो भी फिक्स ऑर्बिट पे घूमता है। ये भी मन में आपका सवाल आना चाहिए कि सर वो धरती से आके टकराता क्यों नहीं है, या फिर धरती से वो बहुत दूर क्यों नहीं चला जाता है? इस सवाल का भी जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो पहले आप सवाल को कैप्चर करते जाइए, माइंड में लिखते जाइए, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, इस प्रकार से हर एक सवाल आप पूछेंगे और आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से जब इस चैप्टर को आप बारीकी से समझते हुए चलेंगे ना, तो हर एक सवाल का जवाब आपको ऑटोमेटिक मिलता चला जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार का फिर भी डाउट रहे तो फटाक से पूछना है। ठीक है, उसके बाद आगे, अच्छा आपने मूवी में देखा होगा, हालांकि ऐसा मूवी तो बहुत कम बनता है, लेकिन बनता है, जब कोई इंसान धरती से मून पे जाता है या फिर किसी दूसरे प्लैनेट पे जाता है, चलिए मून का एग्जांपल लीजिए आप, तो वहां पे वो आदमी लैंड करने के बजाय उड़ता क्यों रहता है? यानी मान लीजिए हम यदि यहाँ से चंद्रमा पे चले जाएं, तो हम तो अभी यहाँ पे एकदम स्थिर है, फ्लोर पे खड़े हैं, लेकिन वहां पे कोई आदमी फ्लोर पे खड़ा रह ही नहीं पाता है। हर चीज वहां पे उड़ता रहता है, इसे भटकता रहता है। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, वहां पे ग्रेविटी कम है, लेकिन फिर भी अभी आप ये मान के चलिए कि हमको कुछ मालूम ही नहीं है, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, कुछ भी आपको नहीं मालूम है, अभी आप ये मान के चलिए। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आदमी वहां पे उड़ने क्यों लगता है? इस मजेदार क्वेश्चन का भी आपको जवाब इसी में मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बड़ा बेसिक सा चीज, कोई भी चीज यदि हम लोग ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे ही क्यों आता है? पेपर वेट मेरा कहाँ गया? मेरा पेपर वेट, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेपर वेट है ना, एग्जांपल के तौर पे, आप तो इसको लाखों बार किए होंगे अपने घर पे। ऊपर फेंक रहे हैं, दूर जा रहा है, लेकिन दोबारा नीचे आ जा रहा है भाई। ऐसा होना चाहिए ना, मतलब कि थोड़ा सोचो, खुरापाती दिमाग है तो थोड़ा सा सोचो कि फेंके और ऊपर ही चल जाता तो, मतलब कभी सोचे उस चीज के बारे में कि नीचे ही क्यों आ रहा है? इधर भी फेंक रहे हैं तो भी जाके कुछ दूर जा तो रहा है, लेकिन नीचे ही गिर जा रहा है। इधर भी फेंक रहा है, कुछ दूर जाके नीचे गिर जा रहा है। ऊपर भी फेंक रहा है, कुछ दूर जा रहा है, लेकिन फिर नीचे आ जा रहा है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फेंके और ऊपर ही चला गया हो। ऐसा हुआ क्या? अभी तक नहीं हुआ। क्यों ऐसा होता है? कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ही क्यों आता है? आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन फिलहाल कुछ देर के लिए भूल जाइए कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है कुछ हमको मालूम नहीं है कि ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये नीचे क्यों आ रहा है? ऊपर भी तो जाना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो ये जितना भी मजेदार सा सवाल आपके मन में आ रहा है, इसका जवाब इसी चैप्टर में छुपा हुआ है। जब इस चैप्टर को आप पूरी तरीके से पढ़ लेंगे ना, तो मेरे हिसाब से आपके माइंड में किसी भी प्रकार का जवाब का सवाल ऐसा ना होगा कि वो सवाल का जवाब आपको मालूम ही ना हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अब आपके मन में जो इतना सारा सवाल आया कि सन के चारों तरफ फिक्स ऑर्बिट पे प्लैनेट क्यों घूमता है, धरती के चारों तरफ फिक्स ऑर्बिट पे मून क्यों घूमता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग यहाँ से चंद्रमा पे लेके जाते हैं तो वो उड़ने लगता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे ही आ रहा है, इन सारे सवाल का जवाब देने के लिए हमारे सामने आया कौन मालूम है? एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट जिसका नाम था न्यूटन। और न्यूटन के बारे में हमने आपको मोशन चैप्टर में भी बताया था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में भी बताया था, और इस चैप्टर में भी बताएंगे। न्यूटन साहब आते हैं इस बीच में। अब न्यूटन के बारे में देखो, न्यूटन साहब के बारे में ना थोड़ा सा जानना पड़ेगा। मतलब कि एक देखो, एक होता है आदमी, है ना, एक होता है महान आदमी। तो वो आदमी नहीं था,
वो महान आदमी था। मतलब कि वो कुछ ऐसा हमको करके दे दिया कि आने वाला पीढ़ी, कुछ जनरेशन तो बीत गया पढ़ते पढ़ते, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हमारा आने वाला जनरेशन भी उस चीज के बारे में पढ़ेगा और उनके द्वारा दिया गया थ्योरी, उनके द्वारा दिया गया एक्सपेरिमेंट, जो भी उन्होंने दिया, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो कि उसको गलत साबित कर पाया हो। न्यूटन साहब ने जो दिया, कितना समय हो गया बीते हुए? नहीं, इंग्लैंड से। न्यूटन इंडिया से नहीं थे, इंग्लैंड से थे, याद रखिएगा इस चीज को, बताएंगे अभी उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा थ्योरी दे दिया कि जनरेशन बीत गया पढ़ते पढ़ते, अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, आने वाला जनरेशन भी पढ़ेगा, लेकिन कोई ऐसा आज तक हुआ ही नहीं जो कि उनके इस थ्योरी को गलत साबित कर सके। और हर कोई इसको पढ़ रहा है, हमारे पिताजी पढ़े होंगे, आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा बाल बच्चा पढ़ेगा समझ रहे बात को? तो हर को ऐसा क्या था, है ना। तो न्यूटन साहब के बारे में थोड़ा सा जानिए। सबसे पहली बात, न्यूटन जी इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, ठीक है। उनका जन्म जो हुआ ना, बड़ा ही गरीब फैमिली में हुआ था, बड़ा गरीब फैमिली में। देखो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपके बुक में थोड़ा सा दिया उनके बारे में और आपको जानना भी चाहिए। जिस आदमी ने ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट दिया उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको मालूम तो होना चाहिए ना। कोई पूछ दे कि आपने ग्रेविटेशन पढ़ा, लेकिन ग्रेविटेशन जो आदमी ने दिया उसके बारे में थोड़ा बताओ, तो क्या बताओगे भाई, है ना। तो सुन लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा कहानी, जो कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। सुनिए, न्यूटन साहब इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। उनका जन्म बड़ा ही गरीब फैमिली में हुआ था, बड़ा गरीब फैमिली। और उनका जो फैमिली था ना, बेसिकली फार्मिंग फैमिली था। मतलब कि उनका जो रोजी रोटी चलता होगा, उनके पिताजी माताजी जो भी करते होंगे, खेती बाड़ी करते थे, उनसे उनका घर बार चलता था। और आपको मालूम है खेती बाड़ी में कितना रिस्क होता है, कितना रिस्क होता है। कभी अच्छा फसल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तब तो फिर भुखमरी में अपना जीवन बिताइए। तो ऐसा ऐसा सिचुएशन उनको देखना पड़ा था। बात समझ में आ रहा है? तो बड़ा गरीब सा फैमिली में उनका जन्म हुआ, है ना। लेकिन सीखने का बड़ा उनको लगन था। किसी भी चीज को सीखने का जो जज्बा था ना, उनके अंदर बड़ा तगड़ा था। मतलब कि कोई अच्छा चीज उनको लगता था ना, तो वो चाहते थे कि इसके बारे में हम खोज करें, इसके बारे में हमको कोई बताए, या फिर जितना संभव हो सके वो अपने से प्रैक्टिस करते थे, इसके बारे में हम खोजे, या फिर है क्या, ये कहना क्या चाह रहा है। तो बड़ा जिज्ञासु आदमी थे वो। जो नया चीज देखने में लगा, जो उटपटांग चीज देखने में लग गया, उसके बारे में भिड़ गया, इसको तो खोज ही करेंगे। ये उनका मानसिकता होता था। गरीब थे, साधन नहीं था, लेकिन सीखने का लगन था, ठीक है। और इसी लगन को देखते हुए उनके माता पिता ने डिसाइड किया कि इनको भेज देंगे कहाँ पे हम पढ़ने के लिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। वो भी कब? 1661 में। सोचो 1661 में, आज से लगभग कितना साल, लगभग 350 साल पहले। 350 साल में तो हमारा 3.5 पीढ़ी बीत गया, जनरेशन बीत गया। आने वाला भी न्यूटन साहब के बारे में पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो इनका लगन देख के, इनका जज्बा देख के इनके माता पिता ने कहा कि इनको घर में रखना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, एक और मजेदार बात, इनका फैमिली, इनका जन्म फार्मिंग फैमिली में हुआ, लेकिन इनको फार्मिंग आता ही नहीं था। सोचो, यानी कि इनका फार्मिंग में रुचि नहीं था, इनका रुचि था अलग अलग चीजों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाने में, समझाने में, समझने में। तो इनका रुचि देख के इनके माता पिता ने डिसाइड किया कि इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया जाए। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ है मालूम है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बहुत बड़े बड़े दिग्गज मैथमेटिशियन, फिलोसफर, केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट, पॉलिटिशियन, बहुत बड़े बड़े दिग्गज निकले वहां से, बहुत बड़े बड़े। तो इनको भेज दिया गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1661 में। लेकिन बेचारे वहां पे पहुंच तो गए, लेकिन वहां पे आ गया प्लग, यानी कि एक महामारी फैल गया। महामारी फैल गया तो ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो यूनिवर्सिटी को 1 साल के लिए बंद कर दिया गया। तो ये पहुंचे थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन इनको 1 साल रुक जाना पड़ा। ये जो 1 साल बीच में रुके ना, इनके पास कोई खास काम नहीं था। तो ये बेचारे कॉलेज के कैंपस में ही अलगा बलगा अपना घूमते फिरते होंगे, रोड पे थोड़ा बहुत निकल जाते होंगे घूमने के लिए। तो ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन अचानक ये बैठ गए एक दिन सेब के पेड़ के नीचे। आपने कहानी भी सुना होगा इसके बारे में। तो सेब के पेड़ के नीचे एक टेबल लगा हुआ था, वहां पे बैठ गए और इनके ऊपर सेब एक गिर गया, एक एप्पल इसके ऊपर गिर गया। एप्पल इसके ऊपर गिरा ना, तो इन्होंने सोचा, और इनके पास तो दिमाग पहले से था खुरापाती वाला, कुछ ना कुछ तो करते रहना है, एक्सपेरिमेंट करते रहना है।
है ना। तो इनको लगा कि ये एप्पल यदि गिरा, मेरे ऊपर गिरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नीचे ही क्यों गिरा? ऊपर भी जा सकता था या फिर ऐसे स्ट्रेट भी भाग सकता था, लेकिन ये गिरा तो मेरे ऊपर गिरा, लेकिन नीचे ही क्यों आया? इस सवाल को लेकर उनका दिमाग बहुत दौड़ा, बहुत दौड़ा, बहुत दौड़ा, और दौड़ते 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 हम लोगों को पढ़ा दिया ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का जो शुरुआत हुआ वो एक एप्पल से हुआ, यानी कि एक सेब से हुआ, और वो भी न्यूटन साहब ने दिया। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? कोई दिक्कत समझने में? चलो, तो न्यूटन साहब के ऊपर सेब गिरा, तो फिर वो सोचने लगे कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा भाई, ऊपर भी जा सकता था। बहुत उन्होंने अपना प्रैक्टिस किया इसके बारे में सोचने का, विचारने का, तब जाकर उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया ग्रेविटेशन का। यानी कि ग्रेविटेशन हम लोगों को दे दिया पढ़ने के लिए। और क्लास 9 में जो आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, वो बड़ा बेसिक सा है। यानी कि ग्रेविटेशन ऐसा मत समझिएगा कि ग्रेविटेशन के बारे में आपको हर चीज क्लास 9 में ही बता देगा, नहीं, ये आपका बेस है केवल। एडवांस ग्रेविटेशन तो आपको 11-12 में मिलेगा, ये तो बेसिक है बस। लेकिन हाँ, यदि आप इसको मजबूत कर लेते हैं तो 11-12 में ग्रेविटेशन बड़ा हल वाला गया। फिर बेसिक मजबूत है तो, क्योंकि नींव मजबूत है तो कितना भी बड़ा बिल्डिंग बना दो क्या फर्क पड़ता है क्या। अब इसके बाद एक और चीज इनके पास था कि इनके बाद तो एप्पल गिरा, इनके ऊपर इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दे दिया ग्रेविटेशन का, है ना। इसके साथ ही साथ ये बहुत बड़ा मैथमेटिशियन भी था, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था ये। क्लास 11-12 में एक चैप्टर होता है कैलकुलस, मैथ में कैलकुलस, और ये कैलकुलस मैथ का एक अलग ब्रांच है। मैथ का एक अलग ब्रांच है, जैसे हमने आपको पढ़ाया ना मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फ्लूइड ज्योमेट्री, ये सब क्या है, मैथ का एक अलग अलग ब्रांच है, मैथ का एक अलग अलग पार्ट है। उसी प्रकार से कैलकुलस एक मैथ का अलग ब्रांच ही है। तो मैथ, मान लीजिए यदि ये मेरा हाथ क्या है, एक प्लांट है, और ये प्लांट का 5 उंगली क्या है, अलग अलग ब्रांच है। तो मैथ का एक अलग ब्रांच उन्होंने क्रिएट कर दिया, उसका नाम पड़ा कैलकुलस। और कैलकुलस को 11-12 में आप पढ़ेंगे, जब जाएंगे मैथ में आप पढ़ेंगे कैलकुलस। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मैथ का ये कैलकुलस। समझ में आ रही है बात? तो ये था। उसके बाद फिर एक और चीज इसमें था, न्यूटन के बारे में जो आप पढ़ भी चुके हैं मोशन चैप्टर में, इन्होंने 3 लॉ दिया मोशन का, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। समझ के बात को? तो ये छोटा सा जानकारी था हमारा न्यूटन साहब के बारे में। बात समझ में आ गई? लेकिन ये चैप्टर का शुरुआत कहाँ से होता है? ये चैप्टर का शुरुआत होता है वही आपका एप्पल से। एप्पल उनके ऊपर गिरा, सोचने लगे बेचारा बैठ के कि कैसे हुआ ये, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया वो, है ना। तब उनको जाके समझ में आया, थोड़ा बहुत उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि धरती क्या करता है, एक फोर्स लगाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि मेरे हाथ में ये बोतल है और हमने इसको बहुत जोर से पकड़ा है, यदि हमको इस बोतल को हटाना है तो क्या करेंगे भाई, इस हाथ से हम इसमें फोर्स लगाएंगे, ऐसे, है ना, फोर्स लगा रहे हैं ना। तो न्यूटन साहब ने हमको बताया कि कोई भी चीज ऊपर आप फेंकिए, नीचे इसलिए आता है क्योंकि धरती हर एक चीजों पे, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किसने बताया? न्यूटन साहब ने बताया हम लोगों को। कोई दिक्कत? तो चैप्टर का शुरुआत हमारा यहीं से होता है, ठीक है। अब फिर न्यूटन साहब ने शांत नहीं बैठे, उन्होंने बता तो दिया लोगों को कि अर्थ क्या करता है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, यानी एक फोर्स लगाता है जिसके वजह से हर एक ऑब्जेक्ट यदि आप ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है। इतना उन्होंने बता दिया। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा, बड़ा जिज्ञासा आदमी था वो, जिज्ञासु आदमी था वो, कुछ ना कुछ हमेशा वो खोजबीन करता रहता था। तो उन्होंने ये पता लगाया कि आखिर धरती के चारों तरफ मून एक फिक्स ऑर्बिट पे ही क्यों घूमता है। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स वहां भी लग रहा है क्या? यदि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां लग रहा है तो मून को धरती की तरफ आना चाहिए, आके टकरा जाना चाहिए। इसके बारे में भी उन्होंने खोज किया। अच्छा, आपको भी लग रहा होगा ना कि जब धरती के चारों तरफ मून घूम रहा है और यदि एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो
वही ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ मून पे भी लगा रहा होगा, तो मून को आके अर्थ से टकरा जाना चाहिए, टकरा जाना चाहिए ना, हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन न्यूटन साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो धरती तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा ही रहा है हर एक चीज़ पे। जैसे मान लीजिए यदि हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं तो ये नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि धरती इसको ग्रेविटेशन फोर्स लगा के नीचे खींच दे रहा है। भाई तुम ऊपर नहीं जा सकते, तुमको नीचे आना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जब धरती ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो मून को भी नीचे आना चाहिए, धरती से टकराना चाहिए। लेकिन न्यूटन साहब ने कहा कि इतना अभी आसान नहीं है। यदि इतना आसान होता तो क्या आज हमारे ऑर्बिट के चारों तरफ मून घूम पाता? नहीं, वो तो धरती से हमेशा टकराया हुआ नजर आता है ना। चलिए, अब हमारा चैप्टर यहीं से शुरुआत होता है और यहीं से हम लोगों को समझ में आएगा कि मून हमारा कैसे धरती के चारों तरफ रोटेट करता है। ठीक है, चलिए समझा जाए। अब ध्यान से देखिए। अब तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है इसके बारे में आपने जान लिया। देख लीजिए एक बार डेफिनेशन देखिए इसका फटाक से, पढ़िए जल्दी फटाफट इसको पढ़िए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? आगे समझ। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बदले आपको बहुत सारे बुक में अलग अलग जगहों पर केवल ग्रेविटी मिलेगा। तो क्या समझना है आपको? दोनों का मतलब सेम समझना है। ठीक है, ग्रेविटी बोले या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोले, मतलब सेम है। ऑफ द अर्थ मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी आपका स्पेस में है उसके ऊपर अर्थ क्या करता है, एक फोर्स लगाता है और उसको अपने ओर खींचता है। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स आपके मन में अभी भी आ रहा होगा सवाल कि सर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे भी काम करता है क्या? यदि करता होगा तो उसको तो आके टकरा जाना चाहिए धरती से। इसके बारे में अब समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो जितना प्रकार का आपके मन में सवाल उठ सकता है आप उसको पूछेंगे, है ना, और हम लोग उसको मिल के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब काम कैसे करता है मून, धरती के चारों तरफ वो घूमता कैसे है, ध्यान से समझिएगा। और हमको ये याद आ रहा है कि हमने आपको पहले भी मोशन चैप्टर में सेंट्रीपिटल फोर्स समझाया है हल्का सा, लेकिन आज हम लोग डिटेल में समझेंगे, है ना। चलिए ध्यान से देखिए, ये आपका एक रस्सी है और रस्सी में आप कुछ भी बांध सकते हैं, पत्थर उथल कुछ भी बांध सकते हैं, लेकिन पत्थर खुलने का और जाकर टकरा जाने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो आपका सर उर फट सकता है, तो मेरे ऊपर केस हो सकता है। उससे बचने के लिए हम यहाँ पे चुंबक ले लिए हैं। ठीक है, चुंबक में बीच में होल है, इसके तरफ तरफ से हमने बांध दिया। ठीक है, आप बना सकते हैं इसको घर पे अपने से भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको समझना क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस हाथ को आप क्या समझिए, अर्थ, पृथ्वी। ठीक है, अब चूंकि ये पृथ्वी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, है ना। और ये जो चुंबक है, इस रस्सी को नहीं, इस चुंबक को क्या समझना है, मून समझना है। ठीक है, और आपको मालूम है कि धरती के चारों तरफ फिक्स ऑर्बिट पे आपका मून घूमता रहेगा। कुछ इस प्रकार से देखिए ध्यान से, यानी कि ये हमारा फिक्स रहेगा। छोटा सा इसको छोटा कर लेते हैं, इतना। ठीक है, ऐसे हमारा मून क्या होता रहेगा, बार बार फिक्स ऑर्बिट पे घूमता रहेगा, होगा ना। चलिए अब इसको घुमा के देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखा जाए। ये हमारा हाथ क्या है, अर्थ है, ये आपका मून है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से घूमता है हमारा मून, ध्यान से देखिए, घूमता है ना। तो अब जरा आप हमको बताइए कि क्या हमारा हाथ मून पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा? लगा रहा होगा, बिल्कुल लगा रहा होगा, क्योंकि अर्थ का नेचर है भाई, हर एक चीजों पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स अपना लगाएगा ही लगेगा। लेकिन यहां पे एक दूसरा फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही आपका मून धरती के चारों तरफ घूम पाता है। ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए, द फोर्स दैट कॉजेज द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ
ये तो सर्कुलर पाथ ही हुआ ना हमारा, गोल 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 घूम रहा है तो क्या हुआ, सर्कुलर पाथ हुआ। मून हमारा ऑर्बिट पे घूम रहा है मतलब सर्कुलर पाथ हुआ, है ना। आगे, एंड इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब क्या हुआ, मतलब कि सेंटर से इसके ऊपर एक्ट किया जा रहा है, यानी कि इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, आगे, इट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। एक लाइन और पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब समझिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक लाइन और लिखा हुआ है, पढ़ ही देते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले, ग्रेविटी बोले, मतलब समझना है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ का मतलब क्या, अर्थ क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है अट्रैक्ट करने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे हम लोग इसको। अब समझिए इसको ध्यान से। आपको मालूम है कि धरती किसी भी चीजों पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। तो ये धरती जो है, ये जो धरती है आपका, जो पृथ्वी है, ये मून पे भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स किस प्रकार का है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। मतलब कि आप यहां पे ये भी कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एक अलग प्रकार है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स भी किसके द्वारा लगाया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा लगाया जाता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पे काम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पे काम ये है कि इसको फिक्स ऑर्बिट पे ही घुमाना है, ना ही इसको बाहर लेके जाना है, ना ही इसको अंदर लेके आना है। इसको एकदम फिक्स कर दिया है, तुमको इसी के रास्ते में घूमना है, इसके ना अंदर आना है ना इसके बाहर जाना है। ये काम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का आप ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को बांध के रखता है, पिंजड़े में बंद रखता है, इसके बाहर तुम नहीं जा सकते। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स यदि देखा जाए तो धरती ही लगा रहा है ना, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ही तो लग रहा है। तो क्या अब सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में इस प्रकार से घूमता है उसमें कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है, उसका ये काम है कि ऑब्जेक्ट को बांध के रखेगा, कि तुमको इसी दायरे में रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है। तो अब क्या आपके एक सवाल का जवाब मिल गया कि आपका मून धरती के चारों तरफ क्यों घूमता है, क्योंकि वो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, कौन, हमारा अर्थ। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम ही होता है कि तुमको उसी दायरे में रह के बार बार घूमते रहना है, रुकना भी नहीं है, घूमते रहना है। कोई दिक्कत अब इसमें, बात समझ में आ गया। तो कोई भी पूछे कि मून हमारा धरती के चारों तरफ क्यों घूमता रहता है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसका सेम रीजन हम आपको और देना चाहेंगे प्लैनेट के बारे में। प्लैनेट के बारे में भी, सन के चारों तरफ प्लैनेट फिक्स ऑर्बिट पे क्यों घूमता रहता है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। फिक्स कर दिया गया है, तुमको इतना ही घूमना है, इसके बाहर नहीं जाना है, अंदर भी नहीं आना है, एकदम फिक्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे लग रहा है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ही लगाया जाता है। अच्छा, एक बात और समझिए इसको ध्यान से। यदि धरती से, यानी कि पृथ्वी से यदि पृथ्वी से ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाए तो क्या फिर भी मून अपने ऑर्बिट पे घूमता रहेगा, नहीं। जब ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा ही नहीं तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा कौन, कोई नहीं लगा पाएगा। उस समय पे मून या तो धरती से आके टकरा जाएगा या तो बहुत दूर भाग जाएगा, कहीं भी वो भटकता रहेगा यूनिवर्स में, कहीं भी। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही, ग्रेविटेशनल फोर्स धरती का ऐसा फोर्स है जो कि मून को अपने तरफ, यानी कि अपने चारों तरफ घूमने पे मजबूर कर रहा है। तुमको घूमना ही पड़ेगा क्योंकि हम तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स में किसी प्रकार का कोई डाउट, सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन। आप बेसिकली इसको ये भी कह सकते हैं ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स का एक अलग टाइप कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को, सिंपली कह सकते हैं बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, टेंजेंट टू अ सर्किल ये क्या है। अच्छा, टेंजेंट के बारे में हमने आपको पढ़ाया है, याद कीजिए, टेंजेंट पढ़ा है आपने,
टेंजेंट, अच्छा सर्किल चैप्टर आपको पढ़ाया हमने, अच्छा सॉरी नहीं पढ़ाया, चलो कोई दिक्कत नहीं, 10th में पढ़ाए, कंफ्यूज हो गए थे। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट जब एक सर्किल से, और आपको मालूम है सर्किल किससे बना होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। जैसे ये सारे पॉइंट को आपस में आप जोड़ दीजिए, आपका सर्किल बन जाएगा। तो सर्किल बेसिकली क्या है? पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है। तो जब एक सर्किल से एक ही लाइन आपका पास करे, वो भी एक ही पॉइंट से, उसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, अब देख लीजिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। अ स्ट्रेट लाइन मीट्स द सर्किल एट वन एंड, ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्किल। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए इसको, ये आपका क्या है? सर्किल है ना, और ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन इस सर्किल से होके एक ही पॉइंट को टच कर रहा है बस, तो ये स्ट्रेट लाइन आपका टेंजेंट कहलाएगा, है ना। लेकिन ये टेंजेंट यहाँ पे क्यों दिया गया, ये भी आपके मन में सवाल आना चाहिए। ये बेसिकली आपके सर्किल चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, सर्किल चैप्टर का, लेकिन यहाँ पे क्यों दिया? यहाँ पे दिया है किसी ना किसी कारण से, और वो कारण क्या है अब जानिए इसके बारे में। देखिए ध्यान से, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये हाथ मेरा क्या है? अर्थ है, ये आपका मून है, ठीक है, ध्यान से देखिए, घूम रहा है, बार बार घूम रहा है। मान लीजिए कुछ देर के लिए कि ये जो हमारा धरती है, यानी जो हमारा ये अर्थ है, इससे ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाए, इससे ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाए, तो ये जो घूम रहा है ये एक सर्किल बना रहा है ना, बार बार एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है, यानी एक सर्किल का फॉर्मेशन कर रहा है ये। और कुछ देर के लिए मान लीजिए कि धरती से ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाए। अब जब गायब हो जाएगा तो क्या इस मून पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। तो ये मून हमारा कैसे भागेगा? ऐसे घूमते 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 ये अचानक छूटेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का कांटेक्ट अचानक क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि घूमते 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 ये किसी एक डायरेक्शन में भागेगा। जैसे घूम रहा था, यहाँ पे हमने छोड़ दिया, यानी कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का कांटेक्ट खत्म, ऐसे भागेगा, भागेगा ना ऐसे। अच्छा, क्या ऐसा कभी होता है कि गोल गोल घुमाते 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 आप इसको अचानक छोड़ दिए, तो क्या ये घूमते घूमते भागेगा क्या? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन में भागता है। तो वही चीज यहाँ पे है, जब ये जो है आपका, चलिए ऐसे देखिए ध्यान से, हो रहा है, घूम रहा है बिल्कुल, और जब इसको आप अचानक छोड़ देंगे तो ये आपका या तो इधर भागेगा, या फिर इसको उल्टा घुमाइएगा तो आप इधर भागेगा, भागेगा ना। तो जब भी ऐसा होगा तो वो सर्किल के किसी एक ही पॉइंट से वो आपका स्ट्रेट लाइन पास होगा, उसी को हम लोग कहेंगे टेंजेंट। बात समझ में आया? चलिए, तो यही था हमारा बेसिकली टेंजेंट। अब फटाफट बता दीजिए, फटाफट बताइए कि यहां तक में किसी भी प्रकार का कोई सवाल, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? तो अब जो हमने आपके माइंड में सवाल क्रिएट किया था, कौन सा? प्लैनेट वाला, कि सन के चारों तरफ प्लैनेट फिक्स ऑर्बिट पे क्यों घूमता है? क्यों? क्योंकि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अच्छा, सन के चारों तरफ प्लैनेट फिक्स ऑर्बिट पे घूम रहा है, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है? सन लगा रहा है सारे प्लैनेट पे, बीच में रहता है ना आपका सन, इसके चारों तरफ रहता है आपका प्लैनेट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाने का काम कौन कर रहा है? सन कर रहा है। ये भी सवाल का जवाब मिल गया आपको। एक और सवाल हमने आपको दिया था कि धरती के चारों तरफ मून क्यों घूमता है भाई? बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। एक और सवाल दिया था हमने, अच्छा चलिए एक सवाल दिया था, कौन सा सवाल दिया था हमने? हमने सवाल ये दिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी इंसान जब मून पे जाता है तो वो उड़ने क्यों लगता है? इसका रीजन ये है कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है एज कॉम्पेयर टू अर्थ। धरती पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ा सा ऐसे उछलेंगे नीचे गिर जाएंगे, लेकिन वहाँ पे आप ऐसे उछलेंगे उछलते रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है। अब जब फोर्स ही कम है तो क्या वो आपको खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा, वो आप जैसे रहेंगे वैसे आप रह पाएंगे वहाँ पे, है ना। चलिए एक सवाल हमने आपको एक और दिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आता है? क्यों? क्योंकि धरती क्या कर रहा है, इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से नीचे आ रहा है। खत्म।
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आता है थोड़ा सा हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। आपके बुक में ये चीज़ है, एनसीईआरटी में टॉपिक ऐसे बना हुआ नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा छोटे से पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक ना। आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, ये भी बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसको यदि आप समझ गए ना तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे और ग्रेविटेशन भी समझ जाएंगे। इसके साथ ही साथ न्यूटन्स के थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन में क्या रिलेशन है ये भी आप समझ जाएंगे। चलिए, सबसे पहली बात तो यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो फटाक से बताओ, पहले समझ में आया हर चीज। चलिए, अब थोड़ा देर के लिए पहले माइंड को फ्रेश कीजिए, अब क्योंकि हम लोग एक नई चीजों को समझने वाले हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए, इसको देख लीजिए पहले ध्यान से। न्यूटन्स का थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन में ना रिलेशन है। चलिए, अब आपके मन में एक और सवाल हम देते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? सीखा, न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? जोर से। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी रिएक्शन इज सिंपल। एवरी एक्शन जो है वो रिएक्शन के बराबर होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब ये हो गया कि यदि हम इस बोर्ड को फोर्स लगा रहे हैं तो ये बोर्ड भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है ना। चलिए, अब आपके मन में एक और सवाल हम देना चाहेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये वाला ऑब्जेक्ट लीजिए, ठीक है, इसको हम ऊपर फेंकेंगे, ठीक है। आपको मालूम है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर धरती क्या करेगा? नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, यानी कि इसको नीचे खींचेगा, तभी ये नीचे आ पा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर धरती लगा रहा है तभी ये नीचे आ पाएगा। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जितना धरती इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा उतना ही ये भी तो धरती पे फोर्स लगाएगा। लेकिन हमको दिखता क्या है? हमको दिखता ये है कि ये नीचे आ रहा होता है, लेकिन ये भी तो फोर्स लगाएगा ना धरती पे, तो धरती ऊपर क्यों नहीं आता है इसके पास? बिल्कुल बात करेंगे अभी हम लोग इसके ऊपर, लेकिन सोचिए इसके बारे में थोड़ा सा। आपको मालूम है कि यदि कोई दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा होगा? बिल्कुल बराबर फोर्स लगा रहा होगा। किसके वजह से? न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से। न्यूटन का थर्ड लॉ यही तो कहता है, यही कहता है ना। जैसे मान लीजिए यदि हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जितना फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन 50 न्यूटन, बदले में वो भी तो मेरे ऊपर उतना फोर्स लगाएगा। तो उसी प्रकार से जब हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स धरती इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी तो धरती पे लगाएगा। तो फिर भी ये नीचे क्यों जा रहा है? धरती ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? आपके मन में सवाल आना चाहिए था। अब इसका सवाल जानिए, इस सवाल का जवाब जानिए, ठीक है। चलिए, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है तो आप जान गए, लेकिन थोड़ा सा न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में भी थोड़ा सोचिए। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? किसी को याद है? वेरी गुड, F इज इक्वल्स टू ma। अच्छा, जब हम आपको न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा रहे थे, आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़े भी हैं, या फिर ऑनलाइन वाले बच्चे यदि किसी को मालूम नहीं है ये चीज़ क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। F इज इक्वल्स टू में क्या कहता है? ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। इसको एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा घटेगा पहला भी घटेगा, यही होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसका मतलब समझिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन है ना। चलो पहले मास के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक बड़ा सा पत्थर है, बड़ा सा पत्थर आपको क्या करना है? हिलाना है। उसका मास बहुत होगा पत्थर का, तो आपको फोर्स क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी कि मास ज्यादा है तो फोर्स भी आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? वही एक छोटा सा, जैसे ये पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है, मास बहुत कम है इसका, तो बहुत ही कम फोर्स में आप इसको उठा लेंगे। तो ये होता है आपका फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब कि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। पहला समझ में आ गया। उसके बाद फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एक्सेलरेशन, ए किसके लिए यहाँ पे है, एक्सेलरेशन के लिए, एम किसके लिए, मास के लिए। अब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हो गया कि चलिए जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं आप, यदि आप जोर से पैडल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। वेलोसिटी का बढ़ना ही तो हमारा क्या कहलाता है, यानी कि वेलोसिटी में बदलाव आना, चेंजेस आना, वही तो आपका कहलाता है ना एक्सीलरेशन। जैसे मान लीजिए आप 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पैडल को चला रहे थे, है ना, लेकिन आपने अपना पैर का यानी कि क्षमता जो था आपका फोर्स लगाने का आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपका वेलोसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। और चेंज इन वेलोसिटी ही क्या कहलाता है, आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। तो जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ही तेजी से आप भागेंगे। तो क्या ये दोनों चीज़ आपको समझ में आया, ये तो आपने पढ़ लिया था, लेकिन अब इसमें हम ना एक नया चीज़ आपको समझाने वाले हैं, क्या, ध्यान से देखिएगा। इसी फॉर्मूला से हम क्रिएट करने वाले हैं एक और फॉर्मूला। इससे क्या हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए तो, ये क्या है, बेसिकली इसी फॉर्मूला से निकला हुआ है। देखिए ये F = ma हो गया, ये A बराबर F/m, कैसे हुआ भाई, इस m को हमने इधर भेज दिया, यानी कि एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाय मास हो गया। और यहाँ पे एक्सेलरेशन का और मास का कैसा रिलेशन है मालूम है, इनवर्सली रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। इनवर्सली रिलेशन में क्या होता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो सिंपली आपको = के बराबर इधर दिख रहा है, लेकिन जब भी इस प्रकार का हो जाता है ना, इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्सली रिलेशन कहते हैं, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। समझ में आ रही है बात। अब ये क्या बता रहा है हमको, अच्छा पहली बात तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि एक घटेगा तो दूसरा, यानी कि एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। डायरेक्टली में क्या होता है, डायरेक्टली में दोनों बढ़ेगा तो दोनों घटेगा, इनवर्सली में एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, या फिर दूसरा बढ़ रहा है तो पहला घट रहा है, ये होता है इनवर्सली में। तो यहाँ पे मास, ये वाला मास और ये वाला एक्सेलरेशन में कैसा रिलेशन है, अभी इनवर्सली रिलेशन है। इस प्रकार के कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्सली रिलेशन कहते हैं, क्योंकि मास नीचे है। बहुत बार इसको ऐसा भी लिखा जाता है, बहुत बार A बराबर 1/m, इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी ये है कि यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। बस यहाँ पे 1 के जगह पे क्या है, F है, कोई दिक्कत वाली बात, वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ गया बात। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और मास में इनवर्स रिलेशन है। अब इसके बारे में समझिए कि आखिर जब ये भी फोर्स लगा रहा है धरती पे उतना ही, और धरती भी फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर उतना ही, तो ये नीचे क्यों जा रहा है, धरती ऊपर क्यों नहीं आ रहा है। अब समझिए ध्यान से, इसको हमने ऊपर फेंका, ऊपर फेंका ना, और जब ये ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो इसका मास क्या है, धरती के कंपैरिजन में बहुत कम है, ना के बराबर। जब इसका मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका बहुत ज्यादा होगा। समझिएगा इस चीज को, क्योंकि इनवर्स में क्या होता है, एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो इसका मास क्या है, बहुत ही कम है, तो दूसरा चीज क्या होगा, बढ़ेगा, दूसरा बच क्या गया, आपका एक्सेलरेशन बढ़ गया, बच गया, तो ये बहुत ही तेजी से नीचे आएगा, यानी कि इसका आने का जो वेलोसिटी होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। इसी के वजह से इसका मास कम है लेकिन एक्सेलरेशन इसमें क्या है, ज्यादा है, इसके वजह से ये नीचे आ जा रहा है। लेकिन धरती ऊपर क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि धरती का मास इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो उसमें क्या कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा। अब जब एक्सेलरेशन कम होगा तो क्या कभी भी धरती ऊपर उड़ता आपको नजर आएगा, नहीं आएगा। इसी के वजह से आप हमेशा इस चीज को गौर कीजिएगा कि कोई भी चीज आप ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे ही आता है। क्यों, क्योंकि जो भी चीज आप ऊपर फेंकते हैं उसका मास धरती के कंपैरिजन में मास बहुत ही कम होता है, लेकिन मास कम है तो ज्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, इसीलिए वो नीचे आता है। अब फिर से यदि आपसे कोई पूछ दे कि धरती ऊपर क्यों नहीं गया भाई, क्यों नहीं गया, इसलिए नहीं गया क्योंकि धरती का मास ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा क्या है, मास, तो कम क्या होगा, एक्सेलरेशन।
और जब एक्सेलरेशन कम होगा तो वो कभी भी ऊपर उठता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। तो सेम केस तो बुलेट में भी होता है। क्या सर? सेम केस तो बुलेट में भी होता है। बुलेट जैसे जो बुलेट फायर करते हैं उसका मास बहुत कम होता है लेकिन एक्सेलरेशन हाँ बिल्कुल, बुलेट बंदूक वाला में, बंदूक वाला का जो गोली होता है बुलेट जिसको हम लोग कहते हैं, उसका मास क्या है, बहुत कम है, लेकिन इतना तेज से हम लोग मारते हैं उसको, मास कम है लेकिन एक्सेलरेशन उसमें बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो आपके शरीर के आर पार चल जाता है। तो ये जो आपने समझा ना यहाँ पे, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता ये चीज। आई होप लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई समस्या है इसमें? समझ में आया? तो कोई भी यदि अब आपसे चलते फिरते ये सवाल पूछ दे कि बेटा बोलो न्यूटन का थर्ड लॉ, ये न्यूटन का तो थर्ड लॉ ये कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स धरती इस पे लगाएगा वही ये भी धरती के ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन ये नीचे जा रहा है, धरती पर क्यों नहीं आ रहा है? तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि अंकल जी देखिए हमने पढ़ा है F = ma, इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके मदद से हम लोग एक्सेलरेशन और मास में इनवर्स रिलेशन लगा सकते हैं। एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो ये जो है ना धरती के कंपैरिजन में इसका मास बहुत ही कम है। अब जब इसका मास कम है तो इसके पास क्या ज्यादा होगा? एक्सेलरेशन, जिसके वजह से ये बड़ा ही तेजी से नीचे भागता है। ठीक, और धरती का मास इसके कंपैरिजन में क्या है? बहुत ही ज्यादा है। अब जब मास ज्यादा है तो कम क्या होगा? एक्सेलरेशन, इसी के वजह से वो ऊपर नहीं आ पाता है। एक्सेलरेशन मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी, और उसमें चेंज इन वेलोसिटी ना के बराबर हो रहा है तो ऊपर कहां से आएगा? समझ गए बात को? तो ये था आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ का कॉम्बिनेशन किसके साथ? ग्रेविटेशन के साथ। बात समझ में आ गई है? किसी भी प्रकार का यहां तक में कोई भी कंफ्यूजन तो बताइए। अब तो बहुत सारा जो भी, हालांकि अभी भी आपके मन में कुछ कुछ सवाल होगा, लेकिन उस सवाल का जवाब अभी फिलहाल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि लेकिन इतना दूर तक में जो भी हमने आपके माइंड में सवाल क्रिएट किया, क्या उस सवाल का जवाब मिला? बिल्कुल मिल गया ना? कोई डाउट इसमें पीछे? समझ में आ गया? चलिए, आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा। किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी कोई डाउट रहा होगा तो आप बेझिझक कमेंट कर लीजिएगा, और आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसके यानी कि इस क्लास के बाद हम लोग शुरू करेंगे आपका सेकंड टॉपिक। क्या है सेकंड टॉपिक आपका? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी कॉन्सेप्ट आपका ना न्यूटन साहब का ही दिया होगा, ठीक ना? तो मेरे हिसाब से इस क्लास में आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से मिला होगा, है ना? बहुत अच्छी तरीके से आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को समझा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को समझा होगा, टेंजेंट टू अ सर्किल समझा होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है उसका कॉम्बिनेशन किस प्रकार से है ग्रेविटेशन के साथ, ये भी आपने समझा होगा, है ना? चलिए, तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।